हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज की, जिसमें मैं ले रहा था रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। अब तक मैंने कार्बीन्स और नाइट्रीन्स की प्रॉपर्टीज और उनसे होने वाली रिएक्शंस के बारे में बातें की हैं। आज मैं बात करूंगा थर्ड इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट की, दैट इज कार्ब एनायन। द स्पीशीज इन विच कार्बन इज नेगेटिवली चार्ज्ड इज कॉल्ड एज कार्ब एनायन। In organic chemistry, there are so many reactions which are intermediated by कार्ब एनायन। कार्ब एनायन की रिएक्शन को समझने के लिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड लेना जरूरी है, दैट इज गिगनार्ड रिएजेंट। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन मेटल से डायरेक्टली बॉन्डेड होती है उनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंथेसिस पर्पज से बहुत ज्यादा यूज हुए जाते हैं। आप लोग जानते हैं कि गिगनार्ड रिएजेंट ऑलमोस्ट सारे टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर सकता है। तो आइए हम कार्ब एनायन और उसके साथ साथ ही हम गिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस की बात करेंगे। इस वीडियो में मैं लेने वाला हूं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन, उनके एग्जांपल्स के बारे में, नेचर ऑफ कार्ब एनायन के बारे में, उसके हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के बारे में, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें फ्लिपिंग किस तरह से होती है उसके बारे में। फिर हम लेने वाले हैं कार्ब एनायन की गिगनार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन को, किस तरह से बनाया जाता है गिगनार्ड रिएजेंट, लैब के अंदर क्या क्या प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं इसको बनाते वक्त। उसके बाद हम बात करेंगे किस सॉल्वेंट में इसको स्टोर किया जा सकता है और किस सॉल्वेंट में इसको स्टोर नहीं करते। और लास्ट में हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट गिगनार्ड रिएजेंट से होने वाली केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। कंपाउंड्स इन विच मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड जिनमें मेटल कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड होता है उन्हें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं। एग्जांपल, ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं RMgX, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, और यहां हैलाइड की फॉर्म में जनरली क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को लिया जाता है, जनरली फ्लोरीन को नहीं लिया जाता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, गिगनार्ड के बाद में हम बात करते हैं डाई एल्काइल जिंक की। हम बात करते हैं डाई एल्काइल जिंक की, R2Zn, जो फ्रैंकलैंड रिएजेंट कहलाता है। फ्रैंकलैंड रिएजेंट कहलाता है, इसका यूज फ्रैंकलैंड रिएक्शन में किया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट की बात करेंगे, लिथियम, लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट की बात करेंगे, R2CuLi, जिसको गिलमैन्स रिएजेंट भी कहा जाता है, जिसको गिलमैन्स रिएजेंट भी कहा जाता है, और इसका यूज एल्केन बनाने में, और वो भी बेसिकली अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने में किया जाता है। जिस तरह से वुड्स रिएक्शन से एल्केन बनती है, सिमेट्रिकल बनती है। गिलमान रिएजेंट को यूज करते हैं तो एल्केन कैसी बनती है, अनसिमेट्रिकल बनती है। तो ये हुई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की डेफिनेशन और उससे कुछ एग्जांपल्स। हमारा जो मेन कंसर्न है वो गिगनार्ड रिएजेंट है। तो आइए हम गिगनार्ड रिएजेंट की बात करते हैं और इसके अंदर जो बॉन्डिंग है कार्ब एनायन की उसकी बात करते हैं। तो मैं दूसरा पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, सेकंड पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं गिगनार्ड रिएजेंट के नेचर ऑफ बॉन्डिंग के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग बॉन्ड है गिगनार्ड रिएजेंट में, आप देख पा रहे हैं। सपोज मैं यहां CH3 ले लेता हूं, CH3MgCl ले लेता हूं एक बार के लिए। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों 2.5 होती है, मैग्नीशियम की 1.3 होती है, और क्लोरीन की 3.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो एक बात तो क्लियर है, ये वाला बॉन्ड जो है इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है 1.2 आ रहा है, और इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है बेटे 1.8 आ रहा है, यानी कि दिस बॉन्ड इज मोर पोलर। ये जो बॉन्ड है वो ज्यादा पोलर है किस बॉन्ड की कंपैरेटिवली, इस बॉन्ड की कंपैरेटिवली जो कि लेस पोलर है। इस बॉन्ड के जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर्स निकाले गए हैं वो निकाले गए लगभग 25%, और इस बॉन्ड के जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हैं वो अराउंड 40% होते हैं। यानी कि ये बॉन्ड ज्यादा पोलर होता है और ये बॉन्ड कम पोलर होता है। मैग्नीशियम इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट का काम करता है। आप लोग जानते हैं कि मेटल्स की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है, इसलिए मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इसी कारण से आपका कार्ब एनायन बन सकता है। तो मेटल के साथ जब जब कार्बन जुड़ा होगा, कार्बन नेगेटिवली चार्ज आयन की फॉर्म में बाहर आएगा, यानी कि वो रिएक्शंस कार्ब एनायन फॉर्मेशन की रिएक्शंस होगी। मान लीजिए मैं मेटल चेंज कर करके चेक करूं कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, किसकी स्टेबिलिटी कम। अगर मैं बात करूं CH3Li की, या मैं बात करूं CH3Na की,
तो आप देख पा रहे हैं, आप लोग इसका नाम है मिथाइल लिथियम और इसका नाम है मिथाइल सोडियम। अब ये जो आयंस हैं ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल के आयन हैं कि ये ऑलमोस्ट आयनाइज फॉर्म में रहेंगे, यानी कि आपका CH3 ऑलमोस्ट फ्री फॉर्म में रहेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये बॉन्ड इस बॉन्ड के कंपैरेटिवली ज्यादा आयनिक है, यानी कि आयनाइज फॉर्म में रहेंगे, यानी कि CH3 नेगेटिव किस फॉर्म में रहेगा, फ्री एनायनिक फॉर्म में रहेगा। जब भी कोई कार्ब एनायन फ्री एनायनिक फॉर्म में रहता है तो उसके अलग अलग ग्रुप्स आपस में फ्लिपिंग करते रहते हैं, और इस फ्लिपिंग के कारण एक ही टाइम पर दो दो टाइप की स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होती हैं। इसको हम बोलते हैं फ्लिपिंग इन कार्बन आयंस। तो मैं बात कर रहा हूं इन दोनों की, तो इन दोनों कार्बन आयंस में तो फ्लिपिंग हो सकती है, इसमें भी फ्लिपिंग पॉसिबल है और इसमें भी फ्लिपिंग पॉसिबल है। लेकिन अगर आपका गिरन्यार वाला कार्बन आयन है, मैंने बोल ही दिया ये केवल 25% आयनाइज होता है, तो अगर गिरन्यार की फॉर्म में ये प्रेजेंट है तो याद रखिएगा गिरन्यार वाले एल्काइल ग्रुप में या कार्बन आयन में फ्लिपिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब आप कहेंगे फ्लिपिंग होती क्या है सर, और इस फ्लिपिंग से क्या फर्क पड़ता है, आइए देखते हैं। बच्चों फ्लिपिंग का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कार्बन के अराउंड 3 ग्रुप लगे हो अलग अलग, R1 R2 R3। आप लोग जानते हो इनके अंदर आपस में क्या होता है, रिपल्शन होता है। और बिल्कुल ऐसे ही इस लोन पेयर का इस R1 के साथ, इस लोन पेयर का R2 के साथ और इस लोन पेयर का R3 के साथ में रिपल्शन होगा। तो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सारे ग्रुप, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सारे ग्रुप एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, जिसमें सारे ग्रुप एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ऐसे भी कर रहे हैं, ऐसे भी रिपेल कर रहे हैं, ऐसे भी रिपेल कर रहे हैं और ऊपर वाले भी रिपेल कर रहे हैं। तो इस तरह के होने वाले रिपल्शन के कारण ये वाली मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, और जब ये वाली मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है तो बीच में एक ऐसी कंडीशन आती है कि ये प्लेनर भी होता है और बाद में फ्लिप कर जाता है। आप ऐसे देख लीजिए, पहले ये बॉन्ड ऐसे थे, जब ये रिपेल कर रहे हैं तो ये ऐसी स्थिति बनती है कुछ देर के लिए और वापस उल्टा, तो इसको एम्ब्रेला इन्वर्जन कहा जाता है। जैसे इस तरह से हो जाना, इसको हम एम्ब्रेला इन्वर्जन कहते हैं, और इस एम्ब्रेला इन्वर्जन को ही हम क्या बोलते हैं, फ्लिपिंग बोलते हैं। तो आप इस डायग्राम के थ्रू समझिए कि जो ओरिएंटेशन R1 R3 R2 के नीचे की तरफ थी, फ्लिपिंग के बाद मैंने क्या कर दिया, इसको ऊपर की तरफ कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि इसका और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक तरह से इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन है, और क्योंकि फ्लिपिंग के चांसेस रूम टेम्परेचर पर अच्छे खासे होते हैं, 20 बिलियन पर सेकेंड, एक सेकेंड में 20 बिलियन टाइम ये इस तरह की मूवमेंट करता है, तो फ्लिपिंग बहुत ही फास्ट होती है। और इसको करने के लिए जो एनर्जी बैरियर चाहिए 28 किलो जूल पर मोल, वो भी बहुत थोड़ा सा होता है। तो इमेजिन करिए अगर कार्ब एनायन है या टर्शियरी अमीन्स हैं तो इनके बीच में फ्लिपिंग के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। फ्लिपिंग के कारण इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लगातार तेजी से एक दूसरे में बदलता रहेगा, यानी कि कोई भी अगर ऐसी मैं रिएक्शन करवाता हूं जिसके अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है तो हर बार मिक्सचर कैसा मिलता है आपको, रेसिमिक मिक्सचर बनता है। क्यों? क्योंकि 50% तो ये एग्जिस्ट करता है और 50% ये एग्जिस्ट करता है। मान लीजिए मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं किसी इलेक्ट्रोफाइल से, तो इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन कराऊंगा तो ये ई जुड़ जाएगा यहां। अब इस ई के जुड़ने के चांसेस 50% इस तरह से हैं और 50% फ्लिपिंग के बाद वाले हैं। अब आप देख सकते हैं अगर ये तीनों ग्रुप अलग अलग हैं और ई भी अलग अलग है, ये तीनों अलग अलग हैं तो ये भी अलग अलग है, तो ये कार्ब एनायन का जो कार्बन था अब क्या बन गया, कायरल कार्बन बन गया। तो अगर इन दोनों की पॉसिबिलिटी 50-50% है तो बताइए इस रिएक्शन के बाद में रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनेगा क्या? यस। तो फ्लिपिंग का मतलब जब बॉन्ड आपस में एक दूसरे को रिपेल करते करते अपना कॉन्फ़िगरेशन को जस्ट इन्वर्ट कर दें, इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्लिपिंग। ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होती है। इस क्यों होती है फास्ट? क्योंकि फ्लिपिंग के लिए जो एनर्जी बैरियर चाहिए बहुत थोड़ा सा है, 28 किलो जूल पर मोल। ये इतना थोड़ा है कि रूम टेम्परेचर पर आसानी से अवेलेबल हो जाता है। और इसका जो एविडेंस है वो एविडेंस ये है कि एक सेकंड में 20 बिलियन टाइम फ्लिपिंग के चांसेस होते हैं। इसलिए दो मॉलिक्यूल याद रख लेना, एक तो कार्ब एनायन और दूसरा टर्शियरी अमीन्स के अंदर इस तरह की फ्लिपिंग मिलती है। तो फ्लिपिंग कार्ब एनायन की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसके कारण जब भी कोई स्टीरियोकेमिकल रिएक्शन होगी आपको रेसिमिक मिक्सचर ही बनेगा, आपको किसी भी हालत में एक पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर नहीं मिल सकता। आइए आगे हम बात करते हैं। इसके बाद में बॉन्डिंग की मैंने बात कर ली, फ्लिपिंग की मैंने बात कर ली। अब मैं बात करता हूं इनकी फॉर्मेशन की।
अब मैं बात करता हूं इनकी फॉर्मेशन की, कि ये गिरनार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन हम किस तरह से करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप एंड तक इसको देखिएगा। अगर मैं बात करूं गिरनार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन की, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है, अगर मैं बात करूं गिरनार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन की, फोर्थ पॉइंट है सॉरी, फॉर्मेशन की, तो हम एक रिएक्शन बढ़ाते हैं RX प्लस Mg, सोलवेंट लिया जाता है ईथर, ड्राई ईथर, मोइस्ट नहीं होने चाहिए, तो बन जाता है RMgX। सिंपल सी रिएक्शन है, गिरनार्ड रीजन की फॉर्मेशन हो गई। लेकिन जो इसकी मैकेनिज्म है वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। हम दो तरह से इसको एक्सप्लेन करते हैं, एक को बोलते हैं हम सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म, सेट मैकेनिज्म बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें Mg पहले एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास बचा लेता है, और अगली बार Rx के पास जब ये एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो R डॉट और X नेगेटिव बन जाएगा। भाई दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया तो R तो डॉट बन गया, इसके एक इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन और मिल गया तो बन जाता है X नेगेटिव। बाद में ये R डॉट और X नेगेटिव आपस में मिलके R डॉट और Mg तो बना लेते हैं एक तरह से सिंगल बॉन्ड, और Mg और X बना लेते हैं एक तरह से आयनिक बॉन्ड। तो एक थ्योरी कहती है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ये तो सिंगल बॉन्ड की तरह बिहेव करता है और एक आयनिक बॉन्ड की तरह बिहेव करता है, इसको बोलते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। एक और मैकेनिज्म इसमें प्रेस्क्राइब है, उसको बोलते हैं कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और ये ज्यादा मानी जाती है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में क्या होता है, Mg अपने दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ मूव करेगा, Mg प्लस टू इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जब Rx एक्सेप्ट करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो X को मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन R को भी मिल जाएगा, तो R भी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और X भी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। बाद में ये तीनों मिलके RMgX, ये -1 है, ये +2 है, -1 है, इस तरह से RMgX की फॉर्मेशन होती है। तो हम दोनों में से किसी मैकेनिज्म से इसको स्टडी कर सकते हैं। जहां तक इस रिएक्शन का सवाल है, इस रिएक्शन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें अपने को सीखनी है। जहां तक इस रिएक्शन का सवाल है, हमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में सीखनी है। जो पहला पॉइंट आपको इसमें सीखना है वो ये है कि ये रिएक्शन का जो ऑर्डर है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे ज्यादा जो फास्ट रिएक्शन होगी वो आयोडीन के थ्रू होती है, और सबसे स्लो रिएक्शन किसके थ्रू होती है, सबसे स्लो रिएक्शन होती है आपकी फ्लोरीन को लेके। नंबर 2, सेकेंड नंबर बात यह है कि जो आपका Rx है, ये Rx 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड तो हो सकता है, लेकिन हम अवॉइड करते हैं 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड नहीं लिया जाएगा। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड को हम अवॉइड करते हैं, इसको हम नहीं लेते जनरली। फिर हम बात करते हैं इसके सोलवेंट की, किस सोलवेंट में इसको लिया जाता है। तो ये आपको अच्छे से पता है, लो बॉइलिंग पॉइंट वाले ईथर में इस रिएक्शन को करवाया जाता है। ईथर इज रिगार्डेड एज अ बेस्ट सोलवेंट फॉर गिरनार्ड रिएजेंट। इसके 2 रीजन है बच्चों। पहला रीजन, गिरनार्ड रिएजेंट बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव केमिकल है बच्चों। जिन बच्चों ने गिरनार्ड रीजन की रिएक्शंस पढ़ी हुई हैं, आप समझ सकते हैं ये वाटर वेपर से भी रिएक्शन कर लेगा, एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि R नेगेटिव बहुत अच्छा बेस होता है। ये CO2, एयर की CO2 से रिएक्शन भी कर लेगा, एडिशन रिएक्शन कर लेगा, एयर की O2 से रिएक्शन भी कर लेगा, एडिशन रिएक्शन कर लेगा। तो इसको एयर से और मॉइस्चर से बचाना बहुत जरूरी है, इसलिए इसको वाटर में तो स्टोर कर नहीं सकते, एयर के कांटेक्ट में भी डायरेक्ट नहीं ला सकते। तो हम ऐसा सॉल्वेंट लेते हैं जिससे इसका कांटेक्ट बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर के एटमॉस्फेरिक एयर से भी नहीं हो और बाहर की मॉइस्चर से भी नहीं हो। उसके लिए हम इसको स्टोर करते हैं ईथर सॉल्वेंट में। आप लोग समझ जाइएगा, ईथर सॉल्वेंट में मान लीजिए ये गिरनार्ड रिएजेंट है और आपने इसको ईथर सॉल्वेंट में लिया हुआ। आप लोग जानते ही हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि ईथर ऑलमोस्ट इनर्ट सॉल्वेंट माने जाते हैं, और क्योंकि ये वोलेटाइल होते हैं तो इसके ऊपर जो वेपर्स होंगी वो भी ईथर की होंगी। ये सॉल्वेंट लिक्विड ईथर है, और ये जो वेपर्स हैं ये भी किसकी वेपर्स हैं, ईथर की वेपर्स हैं। तो एक तरह से Gr का कांटेक्ट बाहर की एयर से हो ही नहीं पाया, इसलिए हम इसको ईथर में स्टोर कर सकते हैं।
पहला बात। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ईथर क्या करती है, इसके Mg की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को फिल करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देते हैं वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इससे इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। ऐसा कुछ मान लीजिए आप कहते हैं RMgX, तो ईथर दूसरा काम क्या करता है, ईथर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को Mg को डोनेट करता है, ईथर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को Mg को डोनेट करता है, Mg को डोनेट करता है तो ये इस स्ट्रक्चर में रहता है। इससे Mg की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इसकी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए रियल में अगर मैं आपको कहूं कि ये ईथर में किस स्ट्रक्चर में रहता है, तो इस ईथर में ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में दिखाई देता है। आपको 4 बॉन्ड दिख रहे हैं ना, तो इसकी स्ट्रक्चर ना केवल हमें इसको ईथर में ऐसे लिखना चाहिए, आप लोग एग्री करोगे, आपको इसकी बजाय ऐसे लिखना चाहिए, ये देखिए। तो इसको ईथर सॉल्वेंट में कैसे लिखना चाहिए, एक तो RMgX है और 2 मॉलिक्यूल ईथर के लगे हुए हैं जो इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, तो इसका एक्चुअल फॉर्मूला ईथर में ऐसा लिखना चाहिए। तो ये भी आप याद रखिएगा, ईथर में लेने के 2 कारण हैं, एक तो ईथर रिएक्टिव नहीं होती, ना इससे रिएक्शन करती, ना इसको बाहर वाली एयर से, बाहर वाली CO2 से, बाहर वाली मॉइस्चर से भी रिएक्ट नहीं करने देती। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ईथर जो है वो लेस वोलेटाइल होने के कारण इसकी वेपर्स भी खूब सारी इकट्ठी रहेंगी, तो इसका कांटेक्ट अपने आप ही टूट जाएगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि ईथर इस RMgX के Mg को स्टेबलाइज करती है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली बढ़ जाती है। इन मेन रीजंस के कारण ईथर का सोलवेंट की फॉर्म में यूज किया जाता है। जहां तक सोलवेंट ना लेने का सवाल है, तो मैंने आपको बोल दिया, ना तो आप सोलवेंट वाटर ले सकते हो और ना ही आप सोलवेंट कोई पोलर प्रोटिक सोलवेंट ले सकते हो। दोनों की बातें कर देते हो। कौन कौन से सोलवेंट आप नहीं ले सकते, आप प्रोटिक सोलवेंट नहीं ले सकते, पोलर प्रोटिक सोलवेंट आप नहीं ले सकते। आप कहेंगे क्यों सर, क्यों नहीं ले सकते, तो इसके लिए आपको हालांकि केमिकल रिएक्शन तक पहुंचना पड़ेगा, पर इतनी बात आपको सबको याद ही होती है। क्या RMgX उन सभी केमिकल से रिएक्शन करके एल्केन नहीं बनाता क्या, जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है? याद करिए, R-H+, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है और एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है। यानी कि ना तो मैं इसको प्रोटिक सोलवेंट के साथ ले सकता, क्योंकि प्रोटिक सोलवेंट को H को ले लेते हैं H+ की फॉर्म में और एल्केन की फॉर्मेशन कर देगा, और ना ही मैं इसको पोलर अप्रोटिक सोलवेंट में ले सकता, ना मैं इसको पोलर अप्रोटिक सोलवेंट में ले सकता। क्यों? पोलर अप्रोटिक सोलवेंट के साथ ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर लेगा। ये लो कीटोन, कैसा सोलवेंट है, पोलर अप्रोटिक। हालांकि इसमें प्रोटॉन तो नहीं है, लेकिन आप लोग अच्छे से जानते हो कि ये रिएक्शन करेगा, ये नेगेटिवली चार्ज, ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज, गिन्यार रीजन का R नेगेटिव होता है तो वहां अटैक करेगा। तो जो मैं इसकी सेकंड रिएक्शन आपको पढ़ाऊंगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो हो जाएगी। यहां पर सोलवेंट वो लेना चाहिए जिसके साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करे। तो इस कारण से ना तो मैं पोलर प्रोटिक ले सकता हूं, ना मैं पोलर अप्रोटिक ले सकता हूं। मेरे पास एक सिंगल चॉइस है कि मैं क्या ले सकता हूं, ईथर एज ए सोलवेंट यूज कर सकता हूं। इसमें भी एक पॉइंट है, ईथर भी हम सारी नहीं ले सकते। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। ईथर में भी वो साइक्लिक ईथर्स जो स्टेबल कम होती है, उनको हम सोलवेंट की फॉर्म में नहीं ले सकते। आइए बात करते हैं। ईथर भी आपको पता 2 टाइप की होती है। एक तो होती है, ईथर भी आपको पता है 2 टाइप की होती है। एक ईथर तो होती है नॉन साइक्लिक, डाईइथाइल ईथर, डाईमिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। और आप जानते हैं कि एक साइक्लिक ईथर्स भी होती है। अब साइक्लिक ईथर में भी सबसे छोटी ईथर ये होती है ऑक्सीरेन, उससे बड़ी ऑक्सीटेन, उसके बाद तो आपको जानते ही हो आप, उसके बाद तो ये THF, पायरेन या 1,4-डाईऑक्सेन। आप पहले तो देखो, ये सब साइक्लिक ईथर्स हैं। अब इन साइक्लिक ईथर्स में भी आप इसके साथ नहीं ले सकते इसको, इसके साथ नहीं ले सकते इसको, इसके साथ ले सकते हो, इसके साथ ले सकते हो, इसके साथ ले सकते हो। इसको बोलते हैं THF।